लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स चौंकाने वाले माने जाते हैं। तो हुआ यह है कि उस हिसाब से तो सीट्स नहीं आई। इस तरह का रोना धोना बंद करना चाहिए कि ये ध्रुवीकरण हुआ, ये कंसोलिडेशन हुआ। प्रत्याशी पसंद नहीं आए, इसलिए लोगों ने किसी दूसरे को जाके वोट दिया। नमस्ते दोस्तों, द करंट अफेयर्स के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स चौंकाने वाले माने जाते हैं। बहुत से पॉडकास्ट आ चुके हैं इस विषय पर। विविध तर्क सामने आए हैं, जैसे कि गलत प्रत्याशी चुनना, अंतर्गत कलह, सहयोगी संगठन दलों का साथ न मिलना इत्यादि। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे। जितेंद्र, आपके प्राथमिक विचार क्या है, हमें बताइए। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, ये इलेक्शन के पहले अन्य पॉडकास्टर की तरह मैंने भी कुछ अनुमान लगाया था। मेरे कुछ दोस्तों के साथ मैंने एक लिस्ट बनाई थी और मैं ये तर्क पे एक नतीजा मैंने निकाला था कि ये जो एनडीए गठबंधन है उसको शायद 330 या 350 उसके बीच में सीट्स मिलेगी, और बीजेपी इंडिविजुअली जो है इसको शायद 310 से 330 तक सीट्स मिलेगी। तो हुआ यह है कि उस हिसाब से तो सीट्स नहीं आई, और जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके जो मेन अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस और उसका जो गठबंधन है इंडिया अलायंस या इंडिया जिसे कहा जाता है, वो शायद 150 या 180 के बीच में रुक जाएगी। लेकिन अभी रिजल्ट तो सामने आए हैं, तो उन्होंने उससे डेफिनेटली बेहतर किया है। और एनडीए गठबंधन और भाजपा, उन्होंने जितनी अपेक्षा थी उससे थोड़ा कम परफॉर्म किया है। ये तो सत्य हमको मानना ही पड़ेगा। तो कोई ये कह रहा है कि मोदी जी की हार है, एनडीए की जीत है, कांग्रेस का रिवाइवल है। तो आप कौन सा नैरेटिव सही मानते हैं, हमें बताइए। जी, जब हम ये इस्तेमाल करते हैं शब्द नैरेटिव, तो मेरा खुद का ये मानना है कि उसमें कुछ तथ्य है और कुछ कल्पना है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, तो ये पूर्णतः यह सत्य मानने के लिए तैयार नहीं होती है जो रिजल्ट्स आते हैं सामने। तो जिस एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया अलायंस ज्यादा कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो उसके तुलना में उन्होंने ज्यादा सीट्स लाई। तो उनका नेचुरली ये कहना है कि हम जीत गए, या लोगों ने हमें ज्यादा पसंद किया है, मोदी जी को नहीं पसंद किया है। तो ये उनका तर्क है, उनका नैरेटिव है। अगर आप भाजपा की तरफ जाते हैं, एनडीए गठबंधन की तरफ जाते हैं, तो ये भी सत्य है कि 293 सीट्स, अगर चाहिए 272 और आती है 293, उसका मतलब एक तरह से तो लोगों ने क्लियर मैंडेट दिया है। लेकिन जितना एक्सपेक्टेशन था उससे परफॉर्मेंस कम हुआ है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि हमें जनादेश मिला है, तो हम नहीं कह सकते कि वो कुछ गलत कह रहे हैं। हम इतना ही कह सकते हैं कि जिस भारी मात्रा में जनादेश अपेक्षित था उस मात्रा में नहीं मिला। तो मेरा खुद का मानना यह है कि निस्संदेह एनडीए जो गठबंधन है उसे लोगों ने जनादेश दिया है। लेकिन इंडिविजुअली बीजेपी जो अपेक्षा थी कि जो इंडिविजुअली भी उनको जनादेश मिलेगा और वो 272 क्रॉस करके, या शायद लास्ट टाइम उनकी सीट्स आई थी 303, उससे भी आगे चले जाएंगे, तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ। ये सत्य है। ओके, ठीक है। तो अब आते हैं समीक्षा पे। गलत प्रत्याशी चुनना, अंतर्गत कलह या मतदारों का ध्रुवीकरण, इन मुद्दों में सबसे अहम मुद्दा आपके हिसाब से कौन सा है? जी, ये सब मुद्दे मायने रखते हैं। लेकिन मेरा ये खुद का मानना है कि अगर हम इन तीनों मुद्दों को जोड़ देते हैं और उसका इफेक्ट कितना हुआ है, यानी एनडीए का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा कम हुआ है, और इंडिया अलायंस का जितना परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा हुआ है। अगर ये हम बैकग्राउंड रखते हैं, पार्श्वभूमि ये रखते हैं, और उसके अनुसार अगर हम ये समीक्षा करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि ये जो तीन मुद्दे आपने बताए ये अगर हम जोड़ देते हैं तो उसका इफेक्ट शायद 30 या 40% है। और सबसे अहम मुद्दा जो है 60 या 70%, वो ये है कि हर एक स्टेट में जो एनडीए का एक अपना मतदार था, और कुछ जगह वो खुद चुनाव लड़ रहे थे,
और कुछ स्टेट्स में वो गठबंधन के साथ में लड़ रहे थे। तो वहां जो जो जनादेश अपेक्षित था वो कम आया। और इसका कारण ये नहीं है कि ध्रुवीकरण हो गया या अंतर्गत कलह था, कैंडिडेट कम चुने गए, क्योंकि हर एक मुद्दे पे मैं आता हूं और विशेषतः दो ऐसे प्रदेश जहां उनको भारी नुकसान होता है उसकी हम ज्यादा सविस्तर समीक्षा करेंगे। तो देखिए, अगर मतदार का ध्रुवीकरण हो जाता है तो हम क्या बात कर रहे हैं कि ऐसा ये देखा गया है इन द पास्ट कि बीजेपी जो है तो जो माइनॉरिटीज उसको ज्यादा फेवर नहीं करते हैं, ये लोग सब मानते हैं। तो जी। क्या माइनॉरिटीज का ध्रुवीकरण हो गया उसके लिए वो चुनाव हार गए? अभी माइनॉरिटीज का स्टेट बाय स्टेट परसेंटेज अलग है। हम यूपी में जाते हैं तो वो करीबन 19% है, लेकिन महाराष्ट्र या कई और स्टेट में हम देखते हैं तो 13 या 14% से कम भी है। तो अगर पूरे की पूरी माइनॉरिटी बीजेपी खिलाफ हो गई इसलिए बीजेपी चुनाव हार गई, ये कहना सही नहीं है मेरे हिसाब से। अगर 1-2% का अगर मतांतर है और वहां माइनॉरिटी का ध्रुवीकरण हो गया इसलिए बीजेपी हार गई, तो ये कहना ठीक है। बट इतना ब्लैंक स्टेटमेंट ऐसा करना कि वह माइनॉरिटी का ध्रुवीकरण हो गया इसलिए बीजेपी चुनाव हार गई, ये मुझे ठीक नहीं लगता है। इसका शायद 10 या 20% ही इफेक्ट हम ले सकते हैं। दूसरी बात कि प्रत्याशी गलत चुने गए, तो मैं ये खुद मानता हूं कि अगर 100% वोट है या 100 मतदार है तो उसमें से शायद 70 या 80 मतदार ऐसे होते हैं जिनकी कुछ एक सोच होती है इंडिपेंडेंट, कि हम बीजेपी को वोट देंगे या हम कांग्रेस को वोट देंगे या हम समाजवादी को वोट देंगे। तो ये जो मतदार है मैं उनको कहता हूं कि ये डिटरमिन्ड है पहले से, कि उनकी सोच क्या है, आइडियोलॉजी क्या है। तो ऐसे जो मतदार होते हैं, तो अगर मानिए एक पर्टिकुलर जगह अगर हमें प्रत्याशी पसंद नहीं आता है, तो जो आइडियोलॉजी पे विश्वास करता है क्या वो दूसरे पार्टी को जाके मत देगा? ये मानता नहीं। तो अगर प्रत्याशी हमें पसंद नहीं आता है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है कि देखिए, अगर आपके विचार में जो सहमत है ऐसे अगर 40 लोग हैं और 40 के 40 वोट डालने को नहीं आते हैं और शायद 35 आते हैं, 36 आते हैं, तो 10% आपका वोट घट सकता है उन वोट्स में से जो आपके विचार के हैं। तो 1 या 2% या 3% आपके वोट कम होना ये इस कारण से संभव है। लेकिन इस बार बीजेपी का कुछ स्टेट्स में 9 या 10% से भी वोट गिरा है। तो ये कहना ठीक नहीं रहेगा ये कि अगर प्रत्याशी पसंद नहीं आए इसलिए लोगों ने किसी दूसरे को जाके वोट दिया। ये सिर्फ संभव उन मतदारों के लिए हम कह सकते हैं कि जो आइडियोलॉजी बेस्ड नहीं है और ये सोच रहे हैं कि अगर हम इस पॉलिटिकल पार्टी को मत दे तो क्या हमारा फायदा है, अगर हम उस पॉलिटिकल पार्टी को मत ना दे तो क्या हमारा उसमें नुकसान है। तो हमको इस मुद्दे की ज्यादा गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। अब आते हैं तीसरा मुद्दा जो आपने कहा कि अगर आपके जो सहयोगी दल है या आपके कोई और दल है, जैसे कि भाजपा के बारे में लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये जो संगठन है उनका बहुत सहयोग रहता है बीजेपी के साथ। और उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में इस बार ये चर्चा हुई कि आरएसएस ने जितना चाहिए उतना योगदान नहीं दिया। ओके। तो मैं वापस यही कहूंगा कि आरएसएस मोबिलाइज कर सकता है जिन मतदारों को, वो मतदार पहले से ही बीजेपी के पक्ष में है। तो अगर आरएसएस नहीं जाता है तो फिर भी क्या हो सकता है कि अगर 100 जो मतदार है वो जाते हैं वोट डालने के लिए, शायद इस टाइम 95 ही गए, 5 कम गए। तो ये थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, बट ये कहना ठीक नहीं है कि इन 3 कारणों की वजह से बीजेपी का वोट कम हो गया है। मैं तो ये मानता हूं कि ये जो नॉन डिटरमिन्ड वोट्स है, जो आइडियोलॉजी बेस्ड नहीं है, उन्होंने किस तरफ से मतदान किया उससे फर्क ज्यादा पड़ता है, ये मेरा खुद का मानना है। ओके। सबसे भारी नुकसान भाजपा को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ है, तो क्या आपकी इसके ऊपर कोई टिप्पणी है? जी जरूर। आई थिंक हमें थोड़ा बहुत विस्तार में इस पर बोलना चाहिए। अगर हम उत्तर प्रदेश में चलते हैं पहले, तो वहां 2019 के कंपैरिजन में भाजपा की 29 सीट्स यानी 29 सीट्स कम हुई। हम्म। ये बहुत ही भारी नुकसान है और अनेक कारण बताए जाते हैं। ऐसा अभी सुनने आ रहा है कि बीजेपी की अंतर्गत उसमें बहुत बैठकें हो रही है
समीक्षा हो रही है, एक दल का गठन किया है कि जो ये फैक्ट्स इकट्ठा करेगा और हाईकमांड तक पहुंचाएगा कि एग्जैक्टली क्या गलत हुआ। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर हम 2019 में जो वोट शेयर था बीजेपी का, तो वो था करीबन 51%। और इस टाइम उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, वो गिर के आया है 43%। लेकिन अगर हम जब सोर्स डेटा पे जाते हैं जो विकिपीडिया में ज्यादा इजीली अवेलेबल है, कि क्योंकि लोग तो कहते हैं कि इन केस ऑफ उत्तर प्रदेश ये कम्युनिटी का जो समीकरण है, गटों का समीकरण है, जातियों का समीकरण है, वो बहुत मायने रखता है। तो अगर हम ये बात मान लेते हैं कि जो वोटिंग पैटर्न है उसमें उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है, और हम अभी कंपेयर करते हैं कि 2019 में क्या हुआ और 2023 2024 में क्या हुआ, तो एक बड़ा बड़ा ये नजर आता है कि ये जो तीन चार कम्युनिटीज है अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं कि क्षत्रिय है, ठाकुर है, जिन्हें हम उच्च समाज या फॉरवर्ड कास्ट इस तरह, या सवर्ण भी उनको कहते हैं, तो ये करीबन 18% है यूपी में। और उसमें से मेजोरिटी लोग बीजेपी को वोट करते हैं। ओके। फिर आते हैं माइनॉरिटीज पे, वो तकरीबन 19% है, वो बीजेपी को पसंद नहीं करती, वो ज्यादातर के कांग्रेस या सपा या बसपा को वोट डालती है। तो इसमें भी कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, एक जरूर हुआ है कि अगर लास्ट टाइम सपा और बसपा साथ में थे, तो जहां सपा का कैंडिडेट था वहां माइनॉरिटीज ने उसको वोट दिया, जहां बसपा का कैंडिडेट था वहां उसको वोट दिया। तो एक तरह से आइदर सपा या बसपा को चुना गया। इस टाइम क्या हुआ कि वो अलग अलग खड़े थे, एक दूसरे के विरोध में थे, और माइनॉरिटीज को ये पता था कि अगर ये तीन तरफा फाइट हो गई तो उनका वोट का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो ज्यादा चांस है सपा और कांग्रेस ये गठबंधन को वोट दिया तो उसका कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा, इसलिए ज्यादा करके उन्होंने सपा और कांग्रेस को वोट दिया है। ये तो बात बिल्कुल सही है। फिर एक गठ बहुत आता है जिसको हम ओबीसी कहते हैं, उसमें यादव 18% है, और बाकी के जो ओबीसी है वो तकरीबन 22% है। ये दोनों मिला के 40% है। और जो पिछड़ा वर्ग है वो भी 20% है। तो अगर इस हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि जो टोटली प्रो बीजेपी वर्ग है वो सिर्फ 18 या 19% है। मुझे नहीं लगता है कि कुछ भारी नुकसान बीजेपी को उसमें हुआ है। लेकिन वो जो दलित पिछड़ा हुआ या ओबीसी ये जो वर्ग है, ये 62% है। और उसमें से अगर लास्ट टाइम बीजेपी को आधा यानी 31% आया था, और इस टाइम अगर वो 23 या 24% हुआ है, तो शायद ये इस वजह से हुआ है कि जब बीजेपी ये नारा लगा रही थी कि इस बार 400 पार, तो ये जो अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने बहुत ही होशियारी दिखा के लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि ये बीजेपी क्यों कर रही है 400 पार, तो उसमें क्या क्या हो सकता है। अगर वास्तव में उनकी 400 पार ये हो गए तो ये संविधान बदल सकते हैं। जो पिछड़ा वर्ग है और अन्य कोई वर्ग है समाज में जो लाभार्थी है गवर्नमेंट के कोई स्कीम्स के, या उनको रिजर्वेशन का कुछ फायदा होता है, तो बीजेपी ऐसा तो नहीं करने जा रही है कि वो शायद ये रिजर्वेशन खत्म कर देगी, शायद ये लाभार्थियों की जो योजना है वो योजना बंद कर देगी। तो मैं ये मानता हूं कि अगर लोग जो कह रहे हैं कि इस तरह का कैंपेन, ये जो बीजेपी की अपोजिट पार्टी थी जैसे सपा है, कांग्रेस है, उन्होंने गांव गांव में जाके, हर एक गली में जाके इस तरह की सूचना लोगों को दी है, तो अगर ये सच मान के, अगर वो ये जो 61% है, 62% है, जिसमें से करीबन 31% अगर उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है लास्ट टाइम, और इस टाइम 31 के बजाय अगर वो 23 या 24% ही लोगों ने उनको वोट दिया है, तो इसमें बीजेपी को भारी नुकसान दिखता ही है। और शायद कुछ समय बाद इस तरह की पूरी डिटेल समीक्षा विकिपीडिया या कहीं और उपलब्ध हो जाएगी। तो ये जो मैं कह रहा हूं, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक तर्क है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने खुद जाके ग्राउंड में जाके कुछ एनालाइज किया, लोगों से बात की, या कुछ डेटा मैंने कलेक्ट किया है। बट ये मैं विश्वास रखता हूं कि ये तर्क में कुछ ना कुछ तो दम जरूर है। तो इस वजह से यूपी में
जो 51% वोट आया था ओवरऑल बीजेपी को, वो घट के बीजेपी और उसके गठबंधन जो थे वो मिला के वो 43%, यानी 8% से वोट कम हो गया। और लास्ट टाइम अगर हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देखते हैं तो उन दोनों को मिला के 24% था, और उन दोनों के मिला के अभी वे करीबन 44% पे चला गया है। तो जो 8% बीजेपी से घट हुई है वो, और लास्ट टाइम बसपा और सपा ये जो साथ में खड़े थे इस टाइम अपोजिट में थे, तो लोगों ने ये सोचा कि लास्ट टाइम बसपा को 19% वोट था, तो एक तरह से आप देखें तो सपा और बसपा 18-19, यानी जहां सपा था वहां लोगों ने सपा को वोट दिया, जहां बसपा ने कैंडिडेट खड़ा किया था वहां बसपा को दिया। तो उसके लिए 18% 19% ऑलमोस्ट 50-50 उन दोनों में हो गया, क्योंकि सीटें भी वैसे ही लड़ी थी उन्होंने। लेकिन इस टाइम वो एक दूसरे के विरोध में खड़े थे। तो जैसा मैंने कहा कि जो ये लाभार्थी है और ये जो माइनॉरिटीज, ये जो एक बड़ा गठ है, तो उनको ऐसा लगा कि अगर हम ये वोट हमारा स्प्लिट कर देंगे और बसपा को वोट देंगे तो शायद उसका कुछ मुनाफा बीजेपी के खिलाफ के कैंडिडेट को नहीं होगा जो सपा का है या कांग्रेस का है। उसलिए एक प्रकार से ये ध्रुवीकरण तो जरूर हुआ है, और वो 19% से उनका वोट शेयर घट के 9% हुआ है। तो ये 10% शिफ्ट हुआ है, 8% ये शिफ्ट हुआ है। ये दो बहुत बड़ी बातें हैं और उसे बीजेपी को गंभीरता से उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी कि ये नैरेटिव कैसे सक्सेसफुल हो गया, और हम उसका समाधान लोगों को कैसे नहीं दे सके इलेक्शन के पहले, कि ये झूठ है, ये अफवाह है, हम ऐसे कुछ करने नहीं जा रहे हैं। इस तरह की बातें जो खुल के होनी चाहिए थी वो शायद नहीं हुई उत्तर प्रदेश में। ये मेरा मानना है। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र में समस्या कुछ और थी। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो लास्ट टाइम बीजेपी और शिवसेना, शिवसेना अखंडित थी, और शिवसेना और बीजेपी मिलके उनका बड़ा अच्छा वोट्स था। अगर हम वो दोनों वोट्स को जोड़ देते थे लास्ट टाइम बीजेपी और उसके, तो जहां तक मैं समझता हूं 2,20,00,000 इस तरह की कुछ वोट्स की संख्या थी दोनों को मिला के। और इस समय क्या हुआ कि ये जो शिवसेना है जो पहले चुनाव में अखंडित थी 2019 में, उसके दो गुट हो गए, एक उद्धव गुट एक शिंदे गुट। और ये सबको मालूम है कि बीजेपी और उद्धव सेना यानी पहले की शिवसेना, अखंडित शिवसेना, ये हिंदुत्व ये मुद्दे पे ज्यादा उनका जोर रहता है महाराष्ट्र में जब चुनाव होता है। और इस टाइम जब ये दो गुट अलग हो गए तो एक तरह से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आज भी उद्धव ठाकरे को सही वारस मानते हैं, बाला साहेब ठाकरे का उनका इन्फ्लुएंस भी है। तो इस वोट में जो स्प्लिट हुई है, अभी एग्जैक्टली पता नहीं है कि किस, यानी ये पता है विकिपीडिया से कि शिंदे गुट को कितना वोट मिला है और शिवसेना को कितने वोट मिला है, बट वो डायरेक्टली हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि शिंदे गुट को जो वोट मिला है उसमें बीजेपी और वो साथ में लड़े हैं, तो बीजेपी के जो मतदाता है उसका भी वो वोट में योगदान है। और अगर हम उसके कॉन्ट्रास्ट में चलते हैं और देखते हैं कि उद्धव गट का क्या हुआ, तो उद्धव गट को सिर्फ उद्धव के जो लॉयल है शिवसेना वाले उसका ही सिर्फ वोट नहीं मिला है, क्योंकि वो भी एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस ये गठबंधन में आए थे। तो जो शरद पवार जी को मानते हैं, जो कांग्रेस को विचार सरणी को मानते हैं, उन मतदारों का वोट भी उद्धव ठाकरे जी को मिला है। तो डायरेक्टली उद्धव को कितना वोट मिला है और एक नाथ शिंदे जी को कितना वोट मिला है, ये कंपेयर नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। ऐसी उसकी डायरेक्ट तुलना नहीं की जा सकती है। जी। लेकिन आप हम ये जरूर देख सकते हैं कि लास्ट टाइम शिवसेना जब अखंडित थी तो उसने कितनी सीटें लड़ी, उसमें उसे कितनी वोट आई, ये अगर हम कंपेयर करते हैं और अब शिवसेना अलग हो गई, तो मानिए कि उद्धव सेना जो है उसको दूसरी पार्टी को भी साथ मिल गया, तो साथ मिलने के बावजूद अगर वो सीट जीते भी तो कितनी जगह उन्होंने कॉन्टेस्ट किया, कितने वोट इनको मिले, और पर सीट उनको वोट कितने मिले। अगर ये हम इस तरह से डेटा कंपेयर करते हैं महाराष्ट्र में, तो ये चित्र स्पष्ट हो जाता है कि जितना नुकसान शिवसेना शिंदे गट का जितना वोट लास्ट टाइम से घटा पर सीट, वो 55,000 है। और वही डेटा अगर हम उद्धव के लिए कंपेयर करते हैं तो 1 लाख से भी ज्यादा पर सीट उनका वोट कम हुआ है। तो उसका मतलब यह है कि जितना मुनाफा उनको एनसीपी और कांग्रेस का वोट मिलने से हुआ है, उससे ज्यादा घाटा उनको बीजेपी
और जो हिंदुत्ववादी शिव सैनिक है उनका वोट जाने से हुआ है। लेकिन हर एक सीट में जो कंपोजिशन रहता है कि कौन किसके बाजू में ज्यादा सोचता है और कहाँ वोट डालता है, इस हिसाब से जो एक डिवीजन ऑफ वोट्स हो गई है। तो इसका सिंपल कंक्लूजन ये है कि जितने वोट्स बीजेपी ने गंवाए, बिकॉज कुछ लोग जो है वो बाला साहेब ठाकरे और उद्धव एक ही मानते हैं, भले उनके विचार सरणी में अंतर आ गया बाद में। तो जो वोट्स बीजेपी ने गंवाए, उतने वोट्स अजीत गुट पवार जो है वो कॉम्पेंसेट नहीं कर सका। ये इसका सिंपल आंसर है। तो आगे चल के मुझे लगता है कि यूपी से भी महाराष्ट्र में बीजेपी को वो वापस सत्ता हासिल करना और वो वापस वोट शेयर मिलाना, ये शायद ज्यादा कठिन काम है। क्योंकि ये जो परमानेंट वोट स्प्लिट हो गया है एनसीपी, उससे फायदा थोड़ा सा ही हुआ है, लेकिन घाटा जो उद्धव चला जाने से हुआ है वो उससे ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से ये एनालिसिस ठीक है इन दो स्टेट्स के लिए। ठीक। और बाकी के स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में बीजेपी ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है जो एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे मध्य प्रदेश 29 आउट ऑफ 29, गुजरात में तो एक्सपेक्टेड था, उड़ीसा में वो बेटर करेंगे एक्सपेक्ट था, बट जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा उन्होंने अच्छा काम किया है। और राजस्थान में जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं किया है, हरियाणा में जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं हुआ है। तो ओवरऑल पिक्चर एकदम क्लियर नहीं है। ऑन द होल मैं कहूंगा कि बीजेपी को थोड़ा नुकसान तो जरूर पहुंचा है। लास्ट टाइम उनकी सीट्स अगर इंडिविजुअल पार्टी 303 उन्होंने हासिल की थी, इस टाइम ओनली 240, यानी 63 सीट्स कम होना ये कोई छोटी बात नहीं है। उस पर जी। गंभीर समीक्षा और कुछ करेक्टिव एक्शन उनको लेना ही पड़ेगा। जी। कुछ लोगों का कहना है कि माइनॉरिटीज एकजुट होकर वोट देती है, तो ये भी एक हार का कारण हो सकता है, ऐसे कुछ लोग बोल रहे हैं। तो क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? नहीं, जैसा कि मैंने पिछले मुद्दे में ही कहा कि कुछ कुछ सीटों में थोड़ा बहुत फर्क तो उससे पड़ता है ध्रुवीकरण से। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं कि एक ही स्टेट ऐसा है यूपी, जो जहां बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती है कि वहां माइनॉरिटीज का टोटल शेयर अगर हम जोड़ भी देते हैं तो वो 19% हो जाता है। तो लास्ट टाइम 2019 में अगर हम देखें तो सपा और बसपा साथ में लड़े थे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये पूरा का पूरा 19% भाजपा को नहीं मिला था, या शायद 1% मिला था, 18% नहीं मिला था। जी। और सिर्फ दिख वो ऐसा रहा है कि कुछ सपा को मिला था, कुछ बसपा को मिला था, बट फिर भी वो दोनों साथ ही लड़ रहे थे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि माइनॉरिटीज ने एंटी बीजेपी जो वोट दिया लास्ट टाइम, तो इस टाइम भी वही हुआ है। बराबर। तो मैं ये नहीं मानता कि वो अहम मुद्दा, मैं नहीं मानता कि ये ध्रुवीकरण ये हुआ है इसके लिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा बीजेपी को ये मान के ही चलना चाहिए कि जिस तरह से राजनीति वो करना चाहते हैं और जिस तरह से वो कुछ बातें भी करते हैं, तो ये माइनॉरिटीज को ऐसा लगता है कि ये पार्टी हमारे लिए इन द लॉन्ग रन काम नहीं करेगी। भले वो डायरेक्टली कुछ सरकारी योजना ऐसी नहीं है कि वहां कुछ भेदभाव हो रहा है या कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन उनके मन में ऐसा है। और ये निकालना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये बहुत अहम मुद्दा है और उसका कुछ बहुत ज्यादा असर इलेक्शन में हुआ है। मैं तो ये नहीं मानता। ओके, तो चुनाव रिजल्ट्स को सामने रखते हुए क्या आपको लगता है कि ये जो राजकीय दल है वो अपनी रणनीतियां अभी बदलेगी, विशेषतः आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए? जी जी। ओके। तो ये इसका मैं जवाब देने से पहले जो पिछला हम्म। मुद्दा हमने चर्चित किया कि इम्पैक्ट ऑफ माइनॉरिटी वोट, ध्रुवीकरण या जी। कंसोलिडेशन, तो मैं हम्म। एक मुद्दा और रखना चाहता हूं कि जैसा मैंने कहा कि हम स्टेट बाय स्टेट एनालिसिस करते हैं, और अगर 20 स्टेट्स ऐसे हैं कि जिसमें बीजेपी को अच्छे सीटें लाने की संभावना है, तो उसमें यूपी एक स्टेट ऐसा है कि वहां माइनॉरिटीज का टोटल शेयर 19% है। और बाकी बाकी के जो स्टेट्स है हम कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज शायद वहां 13-14%, मैक्सिमम 15% शेयर है। तो आप एक नेशनल लेवल की सबसे बड़ी पार्टी हो, तो अगर आप ये मान के चलते हैं कि ये 13 या 14% आपको वोट नहीं देने वाले हैं, या शायद उसमें से 1 ही % आपको मिलेगा, तो बाकी बचे 86 या 87%। तो जी। ये 86-87% में क्या हम 50% नहीं लोगों को हमारी तरफ खींच सकते हैं? तो हम्म। मुझे लगता है कि उनका जो फोकस है और कंसंट्रेशन है वो यही होना चाहिए।
और इस तरह का रोना धोना बंद करना चाहिए कि ये ध्रुवीकरण हुआ, ये कंसोलिडेशन हुआ। तो अगर आप पूरे समाज के लिए काम कर रहे हो तो चलो, एक हम कुछ रीजन है, हिस्टोरिकल रीजन है, इसके लिए हम मान्य करते हैं कि चलो माइनॉरिटी आज भी आपको इतना पसंद नहीं कर रहे, बट बाकी के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं कन्विंस करना, उन तक ये अच्छी तरह से मैसेज पहुंचाना और उनको आपकी तरफ आकर्षित करना, उस पे ही मुझे लगता है कि उनको पूरा फोकस वही कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अभी अभी हम आते हैं दूसरे मुद्दे पे कि पॉलिटिकल नैरेटिव, उसमें कुछ चेंज या कुछ बदलाव आएगा विधानसभा के पहले। तो मुझे क्या हाँ। लगता है कि अगर हम बीजेपी की बात ना करें और बीजेपी गठबंधन की बात ना करें कि तो बाकी चीज जो पार्टियां है उसमें कांग्रेस ये एक नेशनल पार्टी है और बाकी उनके जो सहायक दल है, जैसे टीएमसी है वो वेस्ट बंगाल तक सीमित है, डीएमके है वो तमिलनाडु तक सीमित है। तो इस तरह की जो सब पार्टियां हैं उनकी, और आरजेडी है वो बिहार तक ही सीमित है, सपा है तो सिर्फ वो यूपी तक सीमित है। तो नेशनल पार्टी एक ही है। तो नेशनल पार्टी जो एक है, अगर वो 2019 के तुलना में हम देखें तो उनके सीट्स जो 40 या 45 के बीच में थे, अभी वो करीबन 100 हो गए हैं, 99। तो ये तो विश्वास रखेंगे कि कुछ ना कुछ तो हम सही कर रहे हैं, हमारी सीटें बढ़ गई। तो वो राइट। कुछ पॉलिटिकल नैरेटिव चेंज करने का कोई सवाल ही नहीं है। उसी दायरे में हम देखते हैं तो जो उनके सहयोगी दल है, तो उन्होंने भी बहुत से जो सहयोगी दलों ने, उन्होंने आरजेडी छोड़ के बाकी के जो है, जैसे डीएमके तमिलनाडु में, या सपा यूपी में, या टीएमसी वेस्ट बंगाल में, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो उनकी जो एक नेचुरल राजनीति है उस स्टेट में, वो बिल्कुल कम नहीं करेंगे, उसको तो अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जी। अभी आते हैं भाजपा पे। तो भाजपा का जो नुकसान हुआ है एज कंपेयर टू 2019, तो उनको जरूर सोचना पड़ेगा और उनको ये मान के चलना पड़ेगा कि अगर नॉन माइनॉरिटी ऑल ओवर इंडिया अगर 87% है या 86% है, तो ये 86% में हमको कम से कम 50% हमारी तरफ आकर्षित करने हैं। और हर एक रीजन में कुछ ना कुछ लोगों का प्रेफरेंस रहता है, कभी रीजनल प्रेफरेंस रहता है, कभी लैंग्वेज को लेके रहता है, कभी एक विशिष्ट आइडियोलॉजी रहती है। बट फिर भी हम एक नेशनल पार्टी है हाँ। और शायद विधानसभा में हर जगह वो न जीत पाए ये नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी लेके, लेकिन हर एक भारतीय का अगर हम विकास करने का सोच रहे हैं और निपक्षपाती रूप से किसी को जो नुकसान न पहुंचाते हुए, हम एक हर एक भारतीय नागरिक के लिए अगर हम कुछ विकास का काम करना चाहते हैं, अगर वो इसी एजेंडे को लेके आगे जाना चाहते हैं, तो उनको जिस तरह से वो लोगों के साथ बात करते हैं, उनसे संवाद रखते हैं, उनको अपना मैसेज पहुंचाते हैं, स्ट्रांगली अपना आईटी सेल या ग्राउंड लेवल पे सभाएं लेते हैं, वहां लोगों को अपना विचार स्पष्ट करते हैं, ये सब चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, ये मैं मानता हूं। तो अगर थोड़ा बहुत बदलाव नैरेटिव में, या जिस तरह से वो पेश करते हैं लोगों को अपना नैरेटिव, तो मुझे लगता है कि ये भाजपा की तरफ से संभव है। बाकी के दलों से तो मुझे संभावना नहीं लगती है। ओके। ठीक है। तो दोस्तों, ये थी 2024 की लोकसभा इलेक्शंस की समीक्षा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारा चैनल लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।